हेलो फ्रेंड्स, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। आज बात करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पॉलिटी भी होगी, साइंस भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, मिक्स क्वेश्चन होंगे, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे। आने वाले एग्जाम्स में उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये आए हुए क्वेश्चन भी हैं इनमें से काफ़ी। तो आपको वीडियो लगातार बिना स्किप किए हुए देखना है और लोगों तक शेयर करना है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं आपको प्राप्त हो सकें। आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना, वर्तमान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के पद पर आसीन हैं। मतलब वर्तमान में जो है भारत के केग कौन है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र जो मुर्मू हैं वो भारत के वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। केग की फुल फॉर्म की बात करें तो कंट्रोल ऑडिटर जनरल मत करिएगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसकी फुल फॉर्म होती है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। संविधान में जो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 से 151 में जो है इनका उल्लेख किया गया है केग का। वर्तमान में अरुण कुमार जो मिश्रा हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा हैं। राजीव कुमार कौन है? तो राजीव कुमार जो हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष मत करिएगा, उपाध्यक्ष हैं ये राजीव कुमार। अध्यक्ष नीति आयोग का कौन होता है? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, और उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग जो था 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था, और ये जो है उपाध्यक्ष राजीव कुमार और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संचित निधि की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? संचित निधि की स्थापना जो है, संचित निधि की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 266 अनुच्छेद में। आप कंटिन्यू याद रखिए कि 266 अनुच्छेद में संचित निधि है भारत की, और 267 में जो है वो आकस्मिक निधि है। तो आकस्मिक निधि पूछ ले तो 267 अनुच्छेद में है, संचित निधि पूछ ले तो 266 में है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, काफ़ी सारे जो उच्च पदाधिकारी हैं अपने संचित निधि से जो है इनको सैलरी दी जाती है। तो संचित निधि का जो उल्लेख है वो 266 अनुच्छेद में है, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक जो वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर नागालैंड। नागालैंड जो राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य है। मतलब नागालैंड राज्य की जो है जनसंख्या बढ़ने के बजाय जो है घटी थी 2011 के अनुसार। ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी नागालैंड की। जनसंख्या पूछ ले तो किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय। जनगणना संघ सूची का विषय है, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। काफ़ी सारा डिफरेंस है, अच्छे से देखिए। जनसंख्या जो है समवर्ती सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय है। और ये सूचियों की जो लिस्ट है अपने अनुसूचियों में दी गई है। 7वें नंबर की जो अनुसूची है उनमें जो है इनकी लिस्ट दी गई है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ये जो है इनको डिवाइड कर रखा है। तो संघ सूची का विषय जनगणना, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो अपन देखते हैं कि 2011 में जो है भारत की जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या पे भी देखेंगे, घनत्व भी देखेंगे, लिंगानुपात भी देखेंगे, क्षेत्रफल भी देखेंगे, इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम देखेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम राज्य की है, सिक्किम राज्य की, उत्तरी पूर्वी राज्य है सिक्किम राज्य। घनत्व की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? मतलब घनत्व मतलब पास पास में, मतलब 1 किलोमीटर में जो है कितने सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं? तो बिहार राइट आंसर है पहला। सर्वाधिक जो घनत्व है बिहार का है, और न्यूनतम जो घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति। ठीक है, 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश का न्यूनतम घनत्व है, और सर्वाधिक घनत्व बिहार राज्य का है। लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084। 2011 की जनगणना के अनुसार अपन बात कर रहे हैं, केरल राज्य का 1084 है। न्यूनतम देखें तो हरियाणा का जो है 846 है लिंगानुपात।
आगे बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, अगर अपन देखें तो क्षेत्रफल के आधार पे बात करते हैं। क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान राज्य का है भारत के अंदर, और न्यूनतम की बात करें तो गोवा का है। गोवा का, राजस्थान का जो है 3,42,239 किलोमीटर है और गोवा का 3702 किलोमीटर है। कितना? 3702 वर्ग किलोमीटर है गोवा का क्षेत्रफल। और राजस्थान का बात करें तो 3,42,239 है। भारत का अगर क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। गोवा का देखें तो न्यूनतम है 3702 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं आगे, प्रत्यक्ष कर कौन से हैं और एक अप्रत्यक्ष कर होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होते हैं। तो प्रत्यक्ष कर में आयकर हो जाएगा, आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर जो है प्रत्यक्ष कर है, और निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर है। लेकिन इसके अंदर बात करें अपन कि जीएसटी की अगर अपन बात करें, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ये जब स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुई थी। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101वां संविधान संशोधन है और 1 जुलाई 2017 को ये स्टार्ट हुई थी, और लागू करने वाला फर्स्ट राज्य था असम। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। जीएसटी परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जीएसटी परिषद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद, अपन को ध्यान रखना है कि जीएसटी परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 279A, 279A अनुच्छेद के अंदर जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है। इसका काम क्या होता है कि जीएसटी की दरों का निर्धारण करता है। ये क्या करता है? जीएसटी की जो भी दरें होती हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, इन दरों का जो निर्धारण करता है वो जीएसटी परिषद करता है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत के वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। बात करें मौद्रिक नीति समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? ये आरबीआई से रिलेटेड है। तो अध्यक्ष जो होते हैं आरबीआई के गवर्नर होते हैं, मौद्रिक नीति समिति, ठीक है। आगे चलते हैं। आंसुओं का द्वार किस संधि को कहा जाता है? आंसुओं का द्वार किस संधि को कहा जाता है? राइट आंसर बाब उल मंदेव जल संधि। बाब उल मंदेव जल संधि को जो है आंसुओं का द्वार कहा जाता है। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो है ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे ये भूमध्य सागर है, फिर ये लाल सागर है, और यहाँ पे जो है इनके बीच में जो है बाब उल मंदेव जल संधि है, इनके बीच में जो है स्वेज नहर है, और इनके बीच में जो है ये जिब्राल्टर जल संधि है। तो बात करें जिब्राल्टर जल संधि जो है किनके बीच में है? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में जो है ये है जिब्राल्टर जल संधि, जिसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ती है, ये जोड़ती है अपने स्वेज नहर, ये स्वेज नहर है, ठीक है। ये स्वेज नहर है जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है, और लाल सागर और अदन की खाड़ी को जो है ये बाब उल मंदेव जल संधि जोड़ती है। ये जो है बाब उल मंदेव जल संधि है जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। तो आपको तीनों यहाँ से जो है कन्फर्म हुए होंगे कि जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी इसको कहा जाता है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर की अपन ने बात करी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, और इसको जो है जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। आंसुओं का द्वार की संधि को कहा जाता है बाब उल मंदेव जल संधि, अपन ने बात कर ली है। नेक्स्ट का चलते हैं। 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट किस मॉडल पर आधारित है? 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट किस मॉडल पर आधारित है? चैंपियन एंड सेट वर्गीकरण पर आधारित है। चैंपियन एंड सेट वर्गीकरण पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है। ये जो 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है, जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है, ये हर 2 वर्ष में एक बार आती है। देहरादून से जो है ये आती है। फर्स्ट जो आई थी 1987 में आई थी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 1987 लगातार आ रही है, देहरादून से आती है। और 17वीं जो थी रिपोर्ट हाल ही में नवीनतम है, 17वीं रिपोर्ट 2021 में आई है, ठीक है। बात करते हैं क्षेत्रफल में कि क्षेत्रफल में जो है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर्वाधिक न्यूनतम कहाँ है, प्रतिशत में बात करें, और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है।
तो 17वीं रिपोर्ट 2021 जो वन रिपोर्ट है, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल पे वन है वो मध्य प्रदेश में है और न्यूनतम जो क्षेत्रफल पे वन है वो हरियाणा के अंदर है। तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश, न्यूनतम हरियाणा। प्रतिशत की बात करें, ये अलग अलग है, क्षेत्रफल और प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम जो है फर्स्ट नंबर पे है कि मिजोरम में सर्वाधिक प्रतिशत पे वन जो है पाए जाते हैं। न्यूनतम बात करें तो हरियाणा राइट आंसर होगा। प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है वनों में, तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, तेलंगाना सेकंड नंबर पे है। सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राइट आंसर। आगे देखते हैं, केपलर के नियम किससे संबंधित हैं? केपलर के नियम जो हैं किससे संबंधित हैं? तो ग्रह की गति से जो है संबंधित है केपलर के नियम। सभी प्राकृतिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त नया रंग कौन सा है? सभी प्राकृतिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त नया रंग कौन सा है? तो राइट आंसर सफ़ेद जो है इनसे प्राप्त होता है। अब प्राकृतिक रंग कौन कौन से हैं, इनको प्राथमिक रंग भी बोलते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि RGB, ठीक है। तो आर से हो गया रेड, जी से हो गया ग्रीन और बी से हो गया ब्लू मतलब नीला। लाल, हरा, नीला जो है ये प्राथमिक रंग है और इनके मिश्रण से जो है प्राप्त होता है हमें सफ़ेद रंग, ठीक है। प्राकृतिक या प्राथमिक रंग। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक रंग इनमें से कौन सा नहीं है या प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है। आगे चलते हैं, रक्त कैंसर के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 का जो यूज़ करा जाता है रक्त कैंसर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? अम्लीय वर्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अम्लीय वर्षा में जो है कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो NO2 नाइट्रिक अम्ल और SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों जो है अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं। NO2 नाइट्रिक अम्ल, SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। pH मान जो होता है अम्ल वर्षा का 5.4 होता है और इमारतों का कुष्ठ रोग भी अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। इमारतों का कुष्ठ रोग pH मान 5.4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अगर बात करें तो ये आमाशय मतलब अपने पेट में पाया जाता है जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अगर बात कर ले तो आमाशय में मतलब पेट के आमाशय में पाया जाता है, प्रोटीन का पाचन करने में ये सहायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन किसका बहुलक है? ये बहुलक वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में कि प्रोटीन किसका बहुलक है, तो ये एमिनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्लों का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन। डीएनए किसका बहुलक है? तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है डीएनए डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है डीएनए। आगे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी आपको पता होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना की बात करें तो 1934 के अधिनियम से हुई थी। 1934 के एक्ट से हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। स्थापना 1934 के अधिनियम से यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। राष्ट्रीयकरण का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, SSC लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। राष्ट्रीयकरण जब हुआ था RBI का तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, 1 जनवरी 1949। मुख्यालय कहाँ है? तो प्रारंभ में जो मुख्यालय था जब स्थापना हुई थी उस टाइम में कोलकाता में था, वर्तमान में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो वर्तमान में मुख्यालय RBI का मुंबई में है। फर्स्ट जो अध्यक्ष थे ओसबोर्न स्मिथ थे, ये अंग्रेज थे। फर्स्ट अध्यक्ष ओसबोर्न स्मिथ थे और फर्स्ट भारतीय जो अध्यक्ष थे वो CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के जो हैं ये अध्यक्ष हैं। और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी जो है स्थापना की गई थी, अपन ने बात कर ली है। बात करें पॉलिटी की तो 11वीं अनुसूची का जो संबंध है किससे है? 11वीं अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में जो थी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इसी प्रकार
11वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? राइट आंसर पंचायती राज संस्था से जो है 11वीं अनुसूची का संबंध है। 73वां संविधान संशोधन करके जो है इसको जोड़ा गया था और विषय इसके अंदर आते हैं 29 विषय हैं पंचायती राज संस्था में। नगर पालिका मतलब 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका का उल्लेख किया गया है 74वां संविधान संशोधन और इसमें 18 विषय है। तो ऐसे ही 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था है, वैसे ही 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख है जो कि 74वां संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था और विषय इसमें 18 है। ये विषय वाले क्वेश्चन आते हैं कि पंचायती राज संस्था में कितने विषय हैं और नगर पालिकाओं में कितने विषय हैं। तो नगर पालिकाओं में 18 विषय हैं और पंचायती राज संस्था में 29 विषय हैं। ऐसे याद रखिए कि 9 और 2 के जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 होते हैं। ये 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। भाषा का उल्लेख जो है किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, मूल संविधान में जो थी 14 भाषाएं थी। उसके बाद जो है वर्तमान में 22 भाषा हो चुकी हैं, मतलब संशोधन करके जो है भाषाओं को ऐड किया गया। जैसे 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, उसके बाद जो है 21वां संविधान संशोधन हुआ और 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद में जो है 92 नंबर का संविधान संशोधन होकर जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली करके भाषाओं को जोड़ा गया। तो वर्तमान में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर, ठीक है। भूमि सुधार की बात करें तो ये कौन सी अनुसूची में इसका उल्लेख है? तो इसका जो है 9वीं अनुसूची में उल्लेख है भूमि सुधार का। फर्स्ट संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया था 1951 के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करिएगा और ऐसे ही जो है इंटरेस्टिंग वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।